गाइस गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। एडीओ का ये क्लास 65 है। इसमें हम लोग जो है सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। इसमें जो है आपको सभी के हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, है ना? सभी के जो है कुछ-कुछ प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर, लाइक और जो नए लोग हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है? एडीओ से रिलेटेड 2 वीडियो रोज़ आपको देखने को मिलेंगे, तो जो नए लोग हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है? चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, चंपारण सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत 1917 में हुआ था। दूसरा है यह सत्याग्रह 3 कठिया पद्धति के खिलाफ हुआ। और तीसरा है चंपारण वर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य में आता है। उपर्युक्त कथन में से सत्य कथन कौन सा है? ABCD 4 ऑप्शन दिए हुए हैं नीचे, है ना? तो उसको देख के बताइए कि चंपारण सत्याग्रह में कौन कौन से कथन जो है सत्य हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1 और 2, ठीक है? चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत जो है 1917 में हुआ था, सही है। यह सत्याग्रह 3 कठिया पद्धति के खिलाफ हुआ था, ये भी सही है। और चंपारण वर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य में आता है, ये गलत है। उत्तर प्रदेश में नहीं आता है, वर्तमान में अभी ये जो है बिहार राज्य में आता है, ठीक है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी केवल 1 और 2, ठीक है? देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों को सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है ना? सूची 1 को सूची 2 से। रॉलेट एक्ट पारित कब हुआ? कब हुआ है रॉलेट एक्ट पारित? तो ये जो है मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, ठीक है? तो ये 3 से जाके मिल जाएगा। उसके बाद फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये कब हुआ है? अप्रैल 1919 में, ठीक? रॉलेट एक्ट पारित मार्च 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड अप्रैल 1919 और असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1920 में, ठीक है? और जनरल डायर की हत्या 1927 में, ठीक? तो इस तरह से ये सुमेलित होगा। रॉलेट एक्ट पारित कब हुआ? मार्च 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड अप्रैल 1919, असहयोग आंदोलन 1920 और जनरल डायर की हत्या जो है 1927 में, ठीक है? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के संबंध में सही है। ऑप्शन ए है, यह कमीशन भारत में प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए आया था। बी है, इस कमीशन का विरोध भारतीयों द्वारा किया गया। सी है, साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा। और डी है, उपरोक्त सभी सही है। तो सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, ठीक है? सभी कथन जो है सही है साइमन कमीशन के संबंध में, ठीक? यह कमीशन जो है भारत में प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए आया था और इस कमीशन का विरोध भारतीयों के द्वारा किया गया क्योंकि इसमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, ठीक है? और सी है, साइमन कमीशन जो है 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा। तो उपरोक्त सभी कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, पूना पैक्ट का उद्देश्य था। ऑप्शन ए हिंदू मुस्लिम एकता, बी दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, सी द्वैत शासन पर पुनर्विचार करना और डी है राजाओं को विशेषाधिकार देना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस स्थान पर गढ़वाल सिपाहियों ने गोली चलाने से इनकार कर दिया था? ऑप्शन ए है पेशावर, बी लाहौर, सी चौरा चौरी और डी है दांडी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? वो कौन सा स्थान था जहाँ पर जो है गढ़वाल सैनिकों ने गोली चलाने से इनकार कर दिया था? पेशावर, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए, ठीक? देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, सही सुमेलित करना है ना? एक साइड अनुच्छेद और फिर वो कौन कौन से उसमें प्रावधान है उसको दिया है, तो आपको सही सुमेलित करना है। अनुच्छेद 110 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 110 किससे संबंधित है? धन विधेयक से। तो ये जो है सी से जाके मिलेगा, है ना? उसके बाद है अनुच्छेद 117
जो कि किससे संबंधित है? वित्त विधेयक से, ठीक। और अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से, ऐसे है ना। तो ये इस तरह से सुमेलित होगा। अनुच्छेद 110 धन विधेयक, अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक और अनुच्छेद 367 संविधान संशोधन से, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन राज्य सूची का विषय नहीं है? पहला है बैंकिंग, बी पुलिस, तीसरा है शराब और डी है जेल खाना। तो राज्य सूची का विषय कौन सा नहीं है, बताइए। बैंकिंग है ना, ऑप्शन नंबर ए सिर्फ केवल एक हो जाएगा, ठीक है। बैंकिंग जो है राज्य सूची का विषय नहीं है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में जो सही सुमेलित नहीं है उस कथन को पहचानिए। ऑप्शन ए है 61वां संविधान संशोधन, वयस्क मताधिकार की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। बी है 21वां क्या बोलेंगे 81वां संविधान संशोधन रिक्तियों के बैकलॉग को भरने में अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण। सी है 85 संविधान संशोधन SC ST को पदोन्नति में आरक्षण और डी है इनमें से कोई नहीं। क्या बताना था, जो सही सुमेलित नहीं है उस कथन को पहचानिए। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी सुमेलित हैं इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 61वां 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किससे संबंधित है, तो वयस्क मताधिकार से, ठीक है। इसमें जो है 21 वर्ष था पहले वोट देने का अधिकार, उसको 18 वर्ष कर दिया गया है। और 81 संविधान संशोधन, इसमें जो है रिक्तियों के बैकलॉग को भरने में अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण का प्रावधान है ना। और 50वां संविधान संशोधन, इसमें जो है SC ST को पदोन्नति में आरक्षण दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, सभी जो है सुमेलित है, ठीक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन ए है भारत सरकार व किसी राज्य के मध्य विवाद, बी है संविधान की व्याख्या से संबंधित मामले का विवाद, सी है राष्ट्रपति के पद पर चुनाव का विवाद और डी है अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग से संबंधित विवाद। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में जो क्षेत्र नहीं आता है, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग से संबंधित विवाद जो है इसके अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन करें। पहला है महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। दूसरा है महान्यायवादी का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तीसरा है ये देश का सर्वोच्च और प्रथम विधिक प्राधिकारी होता है। तो सही क्या सत्य कथन बताना है महान्यायवादी जनरल अटॉर्नी के बारे में, ठीक है। तो सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 1 और 3 सही है, ठीक है। महान्यायवादी का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये गलत है, ये गलत है ना। महान्यायवादी का कार्यकाल 5 वर्ष का नहीं होता है। इसमें जो है राष्ट्रपति जब तक चाहें उन्हें उनके कार्यकाल में रख सकते हैं, है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1 व 3। महान्यायवादी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और ये देश का सर्वोच्च और प्रथम विधिक अधिकारी भी होते हैं। 1 और 3। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन है, जो सही नहीं है उसको बताना है। ए है भारत की जलीय सीमा को 3 भागों में बांटा गया है। बी है भारत के दक्षिणतम बिंदु को कैप कैमोरिन के नाम से जाना जाता है। सी है भारत का मानक समय GMT से 5 घंटा 30 मिनट आगे है और डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। असत्य कोई सभी कथन नहीं है, सभी सही है, ठीक है। भारत की जलीय सीमा को 3 भागों में बांटा गया है और भारत के दक्षिणतम बिंदु को जो है कैप कमोरिन के नाम से जाना जाइए। आप जबरदस्ती घुस गया है क्या
कैप कैमोरिन के नाम से जाना जाता है। और सी है भारत का मानक समय GMT से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। उपरोक्त सभी कथन सही है, असत्य कोई सभी नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर व कैलाश पर्वत श्रृंखला निम्न में से किसका हिस्सा है? ऑप्शन ए है ट्रांस हिमालय, बी महान हिमालय, सी लघु हिमालय और डी है शिवालिक हिमालय। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ये सभी जो है ट्रांस हिमालय के हिस्सा हैं। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत ट्रांस हिमालय के हिस्सा हैं ये सभी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, सही कथन बताइए। कथन 1 है, कर्क रेखा की लंबाई मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है। और कथन दूसरा है, कर्क रेखा की लंबाई राजस्थान में सबसे कम है। अब आपको सही कथन का चुनाव करना है, तो ऑप्शन ए है 1 और 2 दोनों सही हैं, बी है 1 और 2 दोनों गलत हैं, सी है 1 सही है और 2 गलत है और डी है 1 गलत और 2 सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही है। ठीक है, 1 और 2 दोनों कथन सही है। कर्क रेखा की लंबाई जो है मध्य प्रदेश में सबसे अधिक और राजस्थान में सबसे कम है। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, उचित संबंध जोड़िए। दर्रा है ना, और स्थान दिया हुआ है, राज्य किस किस राज्य में स्थित है। माना दर्रा, माना दर्रा कहाँ है? तो उत्तराखंड में। ठीक है, नाथुला कहाँ है? ये सिक्किम में। ठीक है, उसके बाद तुजू, तुजू कहाँ है? मणिपुर में। और यांग याप दर्रा ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो इस तरह से ये सम्मिलित होंगे। माना दर्रा उत्तराखंड, नाथुला सिक्किम, तुजू मणिपुर और यांग याप दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। ऑप्शन ए है नर्मदा, बी माही, सी लूनी और डी है साबरमती। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी माही, है ना। माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। और आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि माही नदी जो है कौन से राज्य में बहती है। ठीक, राज्य का नाम बताएंगे कमेंट करके। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है समुद्री मील दूरी की इकाई, बी अश्वशक्ति शक्ति की इकाई, सी है सेल्सियस उष्मक इकाई और डी है डेसिबल ध्वनि की इकाई। तो जो सुमेलित नहीं है उसको बताना है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी उष्मा की इकाई। उष्मा को मापने की इकाई सेल्सियस है क्या? नहीं है, है ना। तो ये गलत हो जाएगा और यही सही अपना आंसर होगा। जो सही सुमेलित नहीं है, है ना। समुद्री मील से दूरी की इकाई मापते हैं, अश्वशक्ति शक्ति की मापक है और डेसिबल से ध्वनि को मापते हैं, है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है। ऑप्शन ए है पारा पानी से भारी है, बी लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है, सी है लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम है और डी है लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण। तो सही कारण क्या हो जाएगा? लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है और जबकि यह पानी में डूब जाती है? क्योंकि लोहे का जो घनत्व होता है पानी से अधिक होता है और पारे से कम होता है, इसलिए जो है लोहे की कील पारे में तैरती है और पानी में डूब जाती है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, न्यूटन के गति का तृतीय नियम के संबंध में सही है। पहला है, नाव खेने के लिए बांस से जमीन को दबाना। दूसरा है, कराटे खिलाड़ी द्वारा हाथ के प्रहार से ईंटों को तोड़ना। और तीसरा है, कंबल को छड़ी से पीटने पर धूल के कण झड़ जाते हैं। तो न्यूटन के गति का तृतीय नियम किससे संबंधित है? सिर्फ एक से। ठीक है, नाव खेने के लिए जो है बांस के डंडे को जमीन से दबाना पड़ता है ना। तो ये जो है न्यूटन की गति का तृतीय नियम से संबंधित है। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, पराश्रव्य तरंगों के बारे में सही कथन चुनिए। ए है, ये कीड़ों को नष्ट कर सकती है, बी है, ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें
साफ कर सकती है। सी है इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता है। और डी है उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इन सभी के लिए जो है परासरापित रंगों का यूज हम कर सकते हैं। ये कीड़ों को भी मार सकती है, कपड़ों से धूल हटा सकती है और इसका उपयोग जो है बीमारियों के उपचार के लिए भी किया जा सकता है। उपरोक्त सभी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है ऑडियोमीटर, बी है गैल्वेनोमीटर, सी है ऑडियोफोन और डी है सोनार। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सोनार। सोनार का यूज करते हैं। ठीक है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए जो है सोनार का यूज किया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित मापकों में से कौन सा राष्ट्रीय आय के रूप में संदर्भित किया जाता है? ऑप्शन ए है बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद, बी है कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, सी है कारक लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद और डी है बाजार कीमतों पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में राष्ट्रीय आय के रूप में किसका प्रयोग करके जो है हम लोग राष्ट्रीय आय निकालते हैं? तो कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, है ना, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुआ? ऑप्शन ए है 7वीं, बी 8वीं, सी 9वीं और डी है 10वीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 7वीं पंचवर्षीय योजना में जो है सेबी की स्थापना की गई थी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक जारी करता है? ऑप्शन ए है यूएनओ, बी है विश्व आर्थिक मंच, सी है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स और डी है इकोनॉमिक इम्पैक्ट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूची जो है कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय रामसर स्थलों में कौन से मानव निर्मित आर्द्र भूमि है? ऑप्शन ए है पोंग बांध, बी है नांदूर मधमेश्वर और सी है थोल झील और डी है उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी जो है रामसर स्थल हैं जो कि मानव निर्मित आर्द्र भूमि है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। पोंग बांध, नादुर, मधमेश्वर, धोल झील और उपरोक्त सभी, ये सभी तीनों। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। वर्ष 2024-25 में भारत की राजकोषीय घाटा कितना है? ए है 5.2%, बी है 4.75%, सी है 6.9% और डी है 7.7%। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 4.75% जो है वर्ष 2024-25 में भारत का राजकोषीय घाटा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, 4.75%। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न सामान्य अध्ययन से रिलेटेड। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।